Good morning, students. My name is Deepagar, your science teacher. Today I will teach you Science Chapter 5 Separation of Substance. This chapter पहले से भी स्टडी कराया हुआ है हमने चैप्टर 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पहले सेंड किया चुका है। आज के इस पीरियड में हम चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। सभी को अच्छे से ध्यान से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन of substance from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation we need to use more than one of these method. हमने पदार्थों को अलग करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे एक्टिविटी 7 में टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आप सैंड अपनी जो डस्ट होती है हमारी सैंड और रेत और नमक, सैंड होती है रेत और नमक का मिश्रण ले लीजिए। हाउ विल बी सेपरेट दिस? क्या तुम इसको अलग कर सकते हो? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। आपने देखा होगा हाथ के द्वारा हम इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। हैंड पिकिंग हस्तचयन विधि जैसा आपको बताया था, इसके पृथक करने के लिए व्यवहारिक नहीं हो गई। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर एड टू इट। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of a kettle? आप देखेंगे कि इस मिश्रण को जब हमने एक बीकर में रखा, इसमें कुछ जल मिलाया, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख के छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि रेत बीकर की तली में बैठ जाएगा। इसे निस्तारण या निष्पंदन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होता है? निस्तारित द्रव हमारा इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव में जल और नमक को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की जो हमारी स्पाउट होती है, ऐसे वाली जो शेप होती है जिससे बाहर निकलता है वाटर, केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी है। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.3 में आपको दिखाया भी गया है। आप देखेंगे कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आ रही तो क्या होगा? वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। Did you ever see water drop considered under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand and water using processes of
decantation, filtration, evaporation, and condensation. Bailey faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small. आपने देखा कि कभी कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनी जल की बूंदों को देखा होगा आपने। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, तेल तथा जल को निस्तारण, निष्पंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या होती है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का कोशिश की है। She then tried the method suggested activity 7. Next topic आता हमारा can water dissolve any amount of substance? In chapter 4 में we found that many substance dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen? If we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water. देखिए, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में आपने देखा भी था कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा कि हमारा, इसके बारे में हम एक्टिविटी 8 पर आते हैं। अब यू विल नीड अ बीकर और स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। pour half a cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Saturated means संतृप्त। कुछ चम्मच में नमक मिलाने के बाद आप क्या पाएंगे कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन क्या कहलाता है? हमारा सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त विलयन कहलाता है। Here is hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixture with sand. यहाँ एक संकेत बनता है कि बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले हुए नमक पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिलाया गया था जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। Suppose she did not have sufficient quantity of water dissolve all the salt in the mixture. कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a
सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। देखिए बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें उसे तब तक मिलाते रहिएगा जब तक कि वह अच्छे से घुल न जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? इस गर्म विलयन को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। बीकर की तली में नमक पुनः बैठ जाता है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करते समय गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? इसका पता लगाते हैं हम एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10, take 2 glasses of pour half a cup of water in each of them, add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve। देखिए 2 ग्लास लीजिएगा और प्रत्येक में आधा कप पानी भर दीजिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइएगा और दूसरे में तब तक उसको मिलाते रहिएगा जब तक कि वह उसमें घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने के लिए चलाते रहिएगा। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसको 5.2 में लिख दीजिए आप कि आपने कितना साल्ट ऐड किया है, कितनी आपने शुगर ऐड की है। We have discussed a few methods of separating substance. Some of the method of separation presented in the chapter are also used in a science laboratory. इस क्रियाकलाप को जो आप देख रहे हैं, हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों की विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत जो हम देख रहे थे कि भाई इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयरिंग बाय डिसॉल्व अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। हमने ये भी देखा है इस चैप्टर में कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है और यदि विलयन में पदार्थ न घुल सके तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको जो चैप्टर की समरी दी जाती है इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरिंग आर सम ऑफ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो हैंड पिकिंग हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निष्पंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बाकी सब आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है। चैप्टर को समझने के लिए आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। स्टे होम हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू एवरीवन।